नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ डोट ऑब्जर्व पेंशनर सुप्रीम कोर्ट में रूल 37A के सहारे अपना जो एसएलपी है वो दायर करा चुके हैं और उसके आधार पर जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से डोट ऑब्जर्व पेंशनरों के लिए रूल 37A एक वरदान साबित हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि एक ठोस सबूत जिसके आधार पर पेंशन की सुरक्षा की गारंटी के आधार पर कहीं ना कहीं डोट ऑब्जर्व पेंशनरों का जो पेंशन रिवाइज है वो सातवें वेतन आयोग के तहत करना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में जीतने का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन दूसरी तरफ हमने यहां पर सिर्फ ये जाना कि पेंशनरों के लिए क्या सही और या फिर क्या गलत है, कौन सा आधार है जिससे पेंशनर जी सकते हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसी रूल 37A की वजह से जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर थे वो हार गए थे। यानी कि एक सबसे मजबूत कड़ी जो कि रूल 37A की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से डोट ऑब्जर्व पेंशनर दिल्ली हाई कोर्ट में हार गए थे सरकार के खिलाफ वाले केस। 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जो रूल 37A पेंशन को सुरक्षित करता है, न कि यहाँ पर सातवें वेतन आयोग में आपका पेंशन रिवाइज करने का आधार बनता है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि थर्ड पे रिवीजन के आधार पर ही आपकी पेंशन रिवाइज होगी, यानी कि डोट ऑफ द पेंशनर। तो हम दोस्तों ये भूल गए थे कि सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। फिलहाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी यही पैंतरा आजमा सकती है सभी डोट ऑफ द पेंशनर को हराने के लिए। तो हमें आज सरकार की उसी अवस्था के बारे में जानना है कि रूल 37A की ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से डोट ऑफ द पेंशनर्स फिर से सुप्रीम कोर्ट में हार सकते हैं। है कुछ संभावना ऐसी, क्योंकि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में हार गए तो हमारे पास एक ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो कानूनी रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरीके से कानूनी रास्ता बंद हो जाएगा, इसीलिए हमें सरकार का पक्ष जानना जरूरी है कि सरकार ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा, ऐसी क्या प्लानिंग करने वाला है डोट ऑफ द पेंशनर्स के खिलाफ, जिससे पेंशनर्स को हराने का एक मजबूत आधार पैदा हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं इसके बारे में, रूल 37A की कमियों के बारे में और सरकार के आगे के प्लान के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आज 28 अगस्त 2026 है, रक्षाबंधन का महापर्व है। सभी देशवासियों को, कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चले दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी या रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, बीएसएन या फिर यूं कहे एमटीएल एब्जॉर्ब पेंशनर्स के केड यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पक्ष वाले फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को रद्द कर दिया था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसी वजह से अब पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे बीएसएन, एआईबीडीपीएफ, डब्ल्यूए या फिर हम बात करें आरटीओ, डब्ल्यूए की, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का फैसला किया। अब स्पेशल जो पिटीशन दायर तो की है, लेकिन फंड इकट्ठा करने वाले हैं अभी, मतलब फंड इकट्ठा नहीं किया है केस लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है दोस्तों। हाईकोर्ट के 273 पन्नों के फैसले और सरकार के तर्कों का पूरा विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पास कौन से ऐसे मजबूत हथियार हैं जो सरकार केस जीतने का दावा करती है और पेंशनरों के सामने क्या जोखिम है। पूरी जानकारी समझने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल है सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या तर्क और मोहरे हैं वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर दिल्ली हाई कोर्ट के उसी फैसले की मुख्य बातों को अपना आधार बनाएगी जो कि वहां पर उन्होंने दिए रूल 37A की सीमित परिभाषा यानी कि फिक्सेशन और फिक्सेशन वीएस रिवीजन। देखिए दोस्तों, सरकार का सबसे बड़ा तर्क ये रहा है कि सीसीएस पेंशन रूल 37A
का काम केवल ये तय करना था कि बीएसएनएल में स्थायी रूप से विलय यानी कि एब्जॉर्ब के समय रिटायर कर्मचारियों की शुरुआती पेंशन किस फॉर्मूले से बनेगी। सरकार के मुताबिक रूल 37A जब ए ये गारंटी नहीं देता कि भविष्य में जब जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवंत पे कमीशन सीपीसी आएगा तब तक बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन उसी दर पर बढ़ेगी। यानी कि हर बार जब भी पेंशन रिवाइज होगी ये रूल 37A में लिखा ही नहीं, शुरुआती वाली पेंशन और लगातार पेंशन देना बस यही लिखा है, इस बात का तर्क देता है सरकार। यहाँ पर दोस्तों सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा है वो खत्म होना ज्यादा पाया गया है। इसमें स्टेटस चेंजेस, जैसे कि सरकार कहेगी कि बीएसएनएल में अवशोषित होते ही कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यानी कि सेंट्रल डीआरएस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहे और उनका पे स्केल यानी कि आईडीए इंडस्ट्रियल डीआरएस अलाउंस पैटर्न में बदल गया। जब वे सीडीए केंद्रीय वेतन आयोग में नहीं है तो उन्हें 7 सीपीसी 2.57 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं दिया जा सकता है। यानी कि उनका पैटर्न बदला है, पैटर्न चेंज हुआ है, आईडीए पैटर्न पर आ गए हैं तो कहीं से कहीं तक उनको सातवें वेतन आयोग नहीं मिलना चाहिए। अब पीआरसी वीएस सीपीसी का अंतर भी है जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से होकर जाता है। दोस्तों सरकार का कहना है कि बीएसएनएल पेंशनरों का पेंशन संशोधन बीएसएनएल कर्मचारियों के थर्ड पे रिवीजन कमेटी यानी कि पीआरसी से जुड़ा हुआ है। पीएसयू के नियमों के अनुसार वेतन और पेंशन संशोधन तभी लागू होता है जब कंपनी वित्तीय रूप से मुनाफा कमा रही हो या फिर सक्षम अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के सिद्धांत से अलग हो, तभी। तो ये भी एक तर्क है। दूसरा ये है, देखिए दोस्तों एक और सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट में डेट ऑफ द, अब इतने भारी तर्क है सरकार के पास तो सवाल ये आता है क्या सुप्रीम कोर्ट में डेट ऑफ द पेंशनर्स हारेंगे यानी कि केस हार जाएंगे। देखिए दोस्तों ये कहना पेंशनर्स निश्चित रूप से केस हार जाएंगे सही नहीं होगा, लेकिन ये एक बेहद कठिन और कांटे की कानूनी लड़ाई बन चुकी है क्योंकि दोनों के पास अपने अपने आधार है केस जीतने के। हारने का जोखिम ज्यादा है और क्यों है, देखिए दोस्तों उच्च न्यायालय का नकारात्मक रुख है। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत विस्तार से माना है कि रूल 37A पेंशन की सुरक्षा तो देता है लेकिन केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के सीधे लाभ का अधिकार नहीं देता है। अब दूसरा है संसदीय शक्ति और बजटीय यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी है, नीति है, पॉलिसी है। सरकार ये साबित करने की कोशिश करेगी कि पीएसयू पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर रखना आर्थिक और प्रशासनिक नीति यानी कि पॉलिसी डिसीजन का उल्लंघन करना है, जो कि जो बीएसएनएल एक पीएसयू है, सरकारी सहकारी कंपनी है, उनको केंद्रीय सिविल पेंशनर्स या फिर कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता। कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का उल्लंघन है। पेंशनरों को जीतने की उम्मीद की अगर बात करें दोस्तों मजबूत तर्क है यहाँ पर। क्यों है, देखिए सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी है यहाँ पर, जैसे कि स्टेटरी गारंटी भी है। रूल 37A के तहत भारत सरकार डोट ने खुद पेंशन की अदायगी यानी कि पेंशन लायबिलिटी की जिम्मेदारी ली थी। पेंशनरों का तर्क है कि जब पेंशन बीएसएनएल नहीं देता बल्कि सरकार दे रही है तो बीएसएनएल के घाटे या फिर थर्ड पीआरसी की शर्त का बहाना बनाकर डोट ऑफ द पेंशनरों को नहीं रोका जा सकता है कहीं से कहीं तक। संविधान अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के तहत अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब होने से पहले ये सभी केंद्रीय कर्मचारी ही थे। सरकार के ही वादे के आधार पर इनको बीएसएनएल द्वारा चुना गया, इसलिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि गारंटी के अनुसार आते हैं। वरिष्ठ वकीलों, तीसरा है वरिष्ठ वकीलों की टीम भी है यहाँ पर। पेंशनर्स यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट के नामचीन और वरिष्ठ अभिवक्ताओं को इस केस के लिए मैदान में उतारा है ताकि हाईकोर्ट की व्याख्या में मौजूद कमियों को सुप्रीम कोर्ट में सामने मजबूती से रखा जा सके। मतलब वकीलों में भी चेंजेस किए गए। अब दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की वास्तविक स्थिति आपको बता दो, टुडे रियलिटी क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर नो 7 सीपीसी फॉर बीएसएनएल पेंशनर्स के स्टैंड पर अड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि बीएसएनएल पेंशनरों का मुद्दा थर्ड पीआरसी के रास्ते से ही निपटे, न कि सातवें वेतन आयोग के। सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला पूरी तरीके इस बात पर टिका होगा कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत रूल 37A को केवल एक शुरुआती पेंशन फॉर्मूला मानती है या फिर उसे सरकार द्वारा पेंशनरों को दिया गया अटूट और स्थायी सामाजिक सुरक्षा का वादा मानती है। जब तक सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को स्वीकार करके सुनवाई पूरी नहीं कर लेता तब तक ये मामला पूरी तरीके से खुला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं इंतजार करने की जरूरत है।
रूल 37 ए दोस्तों एक मजबूत कड़ी है, एक मजबूत गारंटी है जिसके बल पर सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर जीत सकते हैं। लेकिन कुछ कमियां जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में रह गई थी उनको फिर से सरकार दोहरा सकती है और उनके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी। फिलहाल आपका क्या रुख है, यानी कि आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या पेंशनर्स को जीत सकती है या फिर पेंशनर्स इस बार सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।